नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे जहां पॉलिटिक्स सिर्फ हर 5 साल में आने वाला चुनाव बिल्कुल नहीं है। वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है ना जहां राजनीति आपकी सामाजिक पहचान है, एक बेहद गहरा इमोशन है और यहाँ हर एक वोट के पीछे एक लंबी जज्बाती कहानी छिपी होती है। तो आज हमारा फोकस है द बंगाल बैटल। जब देश की सबसे बड़ी नेशनल ताकत एक बेहद मजबूत रीजनल आइडेंटिटी से टकराती है तो एग्जैक्टली क्या होता है, चलिए इस बैटल की हर एक लेयर को डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करते हैं। क्या सिर्फ बड़े हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय नेता ही किसी इलेक्शन का आखिरी नतीजा तय कर सकते हैं? देखिए, जब भी वेस्ट बंगाल की बात आती है तो दो बहुत शक्तिशाली नाम तुरंत दिमाग में आते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इनकी नेशनल अपील और पॉलिटिकल ताकत किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इन बड़े चेहरों और उनकी मैसिव रैलीज के दम पर इस स्पेसिफिक स्टेट का इलेक्शन जीता जा सकता है, या फिर ग्राउंड पर कुछ और ही फैक्टर्स होते हैं जो आखिरी मोमेंट पर पूरा गेम पलट देते हैं? आज हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है? हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। नंबर 1, बंगाल का राजनीतिक इतिहास। नंबर 2, चैलेंजर पार्टी की रणनीति। नंबर 3, दोनों पार्टीज के बीच कैंपेन का क्लैश। नंबर 4, ग्राउंड रियलिटीज। और आखिर में नंबर 5, इस सब का परिणाम और विश्लेषण। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बंगाल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, और देखते हैं कि ये पूरी स्टेज आखिर सेट कैसे हुई। अगर हम पिछले कुछ दशकों का टाइमलाइन देखें तो 2011 से पहले बंगाल में लेफ्ट पार्टी का एक लंबा और बेहद मजबूत शासन था, एक ऐसा रूल जो लगता था शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर आता है साल 2011। ये एक एब्सोल्यूट टर्निंग पॉइंट था जब ममता बनर्जी ने उस लंबे रूल को उखाड़ फेंका। ये सिर्फ एक पावर ट्रांसफर नहीं था, ये एक नए पॉलिटिकल कल्चर का जन्म था। और फिर 2014 के बाद देश भर में जो नेशनल लेवल पर बदलाव आए, उसके बाद बीजेपी ने बंगाल में बेहद आक्रामक तरीके से अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ाना शुरू किया। ये टाइमलाइन हमें साफ बताती है कि बंगाल के लोग बदलाव लाने से कभी घबराते नहीं हैं। अब 2011 के इस पावर शिफ्ट के बाद ना एक नैरेटिव बहुत स्ट्रांग हो गया, बंगाल फॉर बंगालीज। ये कोई आम पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये लिटरली एक इमोशन बन गया जिसने स्टेट की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली रीशेप कर दिया। ये सेंटिमेंट इस बात पर जोर देता है कि बंगाल की संस्कृति, भाषा और पहचान सबसे ऊपर हैं। इसका असर ये हुआ कि जब भी कोई बाहरी पॉलिटिकल फोर्स यहाँ आती है तो ये रीजनल आइडेंटिटी एक बेहद मजबूत ढाल बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द चैलेंजर स्ट्रैटेजी, और समझते हैं उनका एक्सपेंशन प्लान। चैलेंजर पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर बंगाल में इम्पैक्ट डालना है तो स्केल बड़ा रखना ही होगा। इस मैक्रो स्ट्रैटेजी के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे नेशनल फिगर्स की मैसिव रैलीज ऑर्गेनाइज की गईं। सेंट्रल लीडरशिप ने अपना पूरा फोकस बंगाल पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो ये भी जानते थे कि सिर्फ बड़ी रैलीज से इलेक्शन नहीं जीते जाते, इसलिए जमीन पर अपने ग्रास रूट वर्कर्स की एक पूरी फौज खड़ी करने पर भी उतना ही ध्यान दिया गया। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच थी जहां टॉप लीडरशिप से लेकर ग्राउंड वर्कर तक पूरा प्रेशर बनाया गया था। अब मैक्रो स्ट्रैटेजी के बाद बारी आती है माइक्रो मैनेजमेंट की। अमित शाह की इस रणनीति ने पूरा फोकस छोटी छोटी डिटेल्स पर रखा। इसके 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, हर एक पोलिंग बूथ पर वर्कर्स तैनात करना। अब बंगाल में हजारों बूथ्स हैं, वहां हर जगह अपने लोग बिठाना बिल्कुल आसान काम नहीं है। दूसरा स्टेप था इंटेंसिव डेटा ट्रैकिंग। किस इलाके में कौन रहता है, उनकी डेली परेशानियां क्या हैं, इसका पूरा डेटा निकाला गया। और तीसरा स्टेप, टारगेटेड लोकल कैंपेन्स, यानी भले ही चेहरे नेशनल थे पर उनका मैसेज बिल्कुल लोकल लेवल पर कस्टमाइज किया गया था। ये एक बहुत ही डिटेल्ड और मेथोडिकल प्लानिंग थी। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द कैंपेन क्लैश, नेशनल माइट वर्सेस रीजनल इमोशन। यहाँ से कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस इलेक्शन कैंपेन में दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया गया। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है एक इमेंस नेशनल लीडरशिप पुश, जहां हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय रैलीज हो रही हैं, लाखों की भीड़ आ रही है और देश के सबसे बड़े नेता स्टेज से एक राष्ट्रीय नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक स्ट्रॉन्ग लोकल कनेक्ट, एक ऐसी पार्टी जो सालों से वहां की जमीन से जुड़ी है, लोगों के डेली इमोशंस और रीजनल पहचान को गहराई से समझती है। देखा जाए तो ये सिर्फ 2 पार्टीज का चुनाव नहीं था, ये बेसिकली एक मैसिव नेशनल पुश और डीपली रूटेड रीजनल इमोशन के बीच की टक्कर थी।
इस पूरे कैंपेन के दौरान 4 सबसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जहां बहस इस बात पर थी कि एक वोटर पहले बंगाली है या पहले एक भारतीय। दूसरा मुद्दा, डेवलपमेंट, किस पार्टी का विकास का मॉडल बेहतर है। तीसरा था वेलफेयर स्कीम्स, जमीन पर लोगों को राशन और आर्थिक मदद कहां से मिल रही है। और चौथा, रिलीजियस पोलराइजेशन डिबेट्स। दोनों ही पक्षों ने इन बेहद सेंसिटिव और कोर इश्यूज का इस्तेमाल करके अपने अपने वोटर बेस को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। पूरा कैंपेन इन्हीं 4 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता रहा। आगे देखते हैं सेक्शन 4, ग्राउंड रियलिटीज, द अल्टीमेट टाई ब्रेकर्स। देखिए, नेशनल रैलीज माहौल जरूर बनाती हैं, पर आखिर में इलेक्शन तो जमीन पर ही जीता जाता है ना। ग्राउंड फैक्टर्स ही आखिरी नतीजा तय करते हैं, जैसे कि वहां का स्थानीय कैंडिडेट कैसा है, वोटिंग के दिन पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग था, लोगों के रीजनल सेंटिमेंट्स किस तरफ थे, क्या जमीन पर लोगों को एक्चुअल में उन वेलफेयर स्कीम्स का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। और इन सब में सबसे जरूरी, वुमेन वोटर्स यानी महिला मतदाताओं का मूड क्या है। इन हाइपर लोकल एलिमेंट्स को हैंडल किए बिना बड़ी बड़ी रैलीज जमीन पर उतना असर नहीं डाल पाती। बंगाल चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ 2 एलिमेंट्स एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुए, विमेन वोटर टर्नआउट और उन तक पहुंचने वाली टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स। जब स्टेट की आम महिलाओं ने देखा कि राज्य सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से उनके घर के बजट में एक्चुअली आर्थिक मदद मिल रही है, तो उन्होंने अपना फैसला बना लिया। महिलाओं का ये साइलेंट वोटर ब्लॉक और ये सस्टेन्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स ऐसी दीवार बन गए जिसे नेशनल नैरेटिव की बड़ी हवाएं भी आसानी से तोड़ नहीं पाईं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी 5वें सेक्शन पर, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, अ मल्टी लेयर्ड आउटकम। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? देखिए, रिजल्ट्स बिल्कुल एक तरफा नहीं थे। एक तरफ चैलेंजर यानी नेशनल पार्टी ने बंगाल में अपना वोट शेयर और प्रेजेंस बहुत आक्रामक रूप से बढ़ाया। उन्होंने साबित किया कि उनका इतना मैसिव एक्सपेंशन प्लान काम कर रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ इनकम्बेंट रीजनल पार्टी ने इतने भारी नेशनल दबाव के बावजूद अपनी पकड़ मजबूत रखी और पावर आसानी से रिटेन की। इसका मतलब है कि नेशनल पुश का असर तो जरूर हुआ, लेकिन रीजनल पार्टी की जमीनी ताकत भी अपनी जगह बेहद मजबूत साबित हुई। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि पॉलिटिक्स कोई सिंपल मैथ इक्वेशन नहीं है। नेशनल लीडरशिप का वजन बिल्कुल बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रीजनल डायनामिक्स और लोकल इमोशंस, उनका वजन भी किसी से कम नहीं होता। पॉलिटिक्स वाकई एक बेहद कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड गेम है, जहां एक तरफ नेशनल स्ट्रैटेजी काम करती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जज्बात और किसी दूर दराज गांव की ग्राउंड रियलिटी, ये सब एक साथ मिलकर आखिरी पॉलिटिकल नतीजा तय करते हैं। आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। भारत की इस तेजी से बदलती हुई पॉलिटिक्स में आगे चलकर इस इमेंस नेशनल पावर और लोकल पीपल के इमोशंस के बीच का ये डेलिकेट बैलेंस आखिर कैसे बनेगा? क्या नेशनल फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटीज पर भारी पड़ेंगी, या फिर रीजनल इमोशन हमेशा अपने केले को बचा लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले लगभग हर चुनाव का आधार बनेगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को और करीब से समझने में मदद मिली होगी। सोचते रहिए और समझते रहिए।